हेलो, मेरा नाम अभिजीत मजुमदार है। आज हम बात करेंगे ग्रेट साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा की बायोग्राफी पर। होमी जहांगीर भाभा इज़ इंडियन बॉर्न न्यूक्लियर physicist and he is known as father of Indian nuclear program, and he was the first chairman of the Atomic Energy Commission of India. होमी जहांगीर भाभा की बायोग्राफी से हम उनके लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। उनके बायोग्राफी से हम जानेंगे कि भारत के पास कितना पोटेंशियल है वर्ल्ड लीडर बनने के लिए। आज हम अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई पोजीशन रखते हैं मॉडर्न साइंस के रिस्पेक्ट में, उसमें इस साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमें इसरो और न्यूक्लियर पावर के लिए जाना जाता है। न्यूक्लियर पावर से आप समझ ही रहे होंगे, न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक बॉम्ब। जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर होता है वो देश शक्तिशाली माना जाता है। और इन दोनों ही चीज़ों में इंडिया अगर आज एक रेपुटेड पोजीशन पर है तो इसके लिए होमी जहांगीर भाभा ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसरो को सेटअप करने के लिए उन्होंने विक्रम साराभाई का काफ़ी सपोर्ट किया था। ये जो आप राइट हैंड साइड पे फ़ोटो देख रहे हैं ये विक्रम साराभाई का है। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, इसरो और न्यूक्लियर पावर या एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडेशन का श्रेय डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली होमी जहांगीर भाभा को ही जाता है। इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्वांटम थियरी एंड कॉस्मिक रेडिएशंस में था। क्वांटम थियरी या क्वांटम फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें एटम्स और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्टडी की जाती है। जबकि कॉस्मिक रेज हाई एनर्जी प्रोटॉन एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं जो लाइट के स्पीड से मूव करते हैं। ये स्पेस में मूव करते हैं। ये ओरिजिनेट होते हैं सन से या सोलर सिस्टम के बाहर या डिस्टेंट गैलेक्सीज में। ये अर्थ एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट करते हैं और कॉस्मिक रेस जो है वो प्रोड्यूस करता है कैस्केड आयोनाइज्ड पार्टिकल। ये जब अर्थ एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो ये कैस्केड ऑफ आयोनाइजेशन पार्टिकल्स शो करता है और ये कभी कभी सरफेस तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं भाभा के जन्म के और उनके शुरुआती एजुकेशन के बारे में। भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में एक वेल्दी पारसी फैमिली में हुआ था। पारसी धर्म जो है वो पहले ईरान का राजधर्म हुआ करता था और ईरान से उनका पलायन हो गया। उसके बाद वो इंडिया में पारसी लोग आ गए थे। पूरे वर्ल्ड में 70,000 पारसी लोग हैं जिसमें से 70% इंडिया में रहते हैं। तो अब उनका जो मेन कंट्री है पारसियों का वो इंडिया ही है। पारसी लोगों का जो धर्म प्रतीक है वो इस तरीके का है और इनको जोरास्ट्रियन भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम जहांगीर हरमुज जी भाभा था जो एक लॉयर थे। शुरुआत में भाभा जी की पढ़ाई कैथेड्रल स्कूल में हुआ और फिर ये इनरोल्ड हो गए एल्फिनस्टोन कॉलेज में। उस समय उनकी एज 15 वर्ष थी और वो आगे की पढ़ाई के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे में इन्होंने एडमिशन ले लिया। इनके पिता इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे ताकि वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में सीनियर पोजीशन का पोस्ट अचीव कर सकें। 1927 में जब वो लगभग 18 वर्ष के होंगे, होमी अपनी स्टडीज़ के लिए कैम्ब्रिज चले गए और वहाँ पर उन्होंने मैकेनिकल
इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, और ऐसा उनके पिता भी चाहते थे। टाटा, आप जानते हैं ये बहुत पुराना बिजनेस फैमिली है। टाटा फैमिली और भाभा की फैमिली दोनों ही पारसी धर्म के थे और दोनों रिलेटिव थे, दोनों फैमिली एक दूसरे की रिलेशन में आती थी। लेकिन होमी जहांगीर का इंटरेस्ट थ्योरेटिकल फिजिक्स की तरफ होने लगा। वो पॉल डिराक के संपर्क में भी आ गए थे। पॉल डिराक फिजिक्स की एक जानी मानी हस्ती या फिजिसिस्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, फिजिक्स का एक जाना माना चेहरा थे। इन्होंने 1933 में श्रोडिंगर के साथ काम किया था। श्रोडिंगर क्वांटम फिजिक्स के लिए जाने जाते हैं, और श्रोडिंगर के साथ ही इन्होंने 1933 में 1933 में नोबेल प्राइज़ शेयर किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉल डिराक हैं, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा के साथ बैठे हुए हैं। मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री फर्स्ट क्लास पास करने के बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही रुके रहे। वो अभी थ्योरेटिकल फिजिक्स में और स्टडी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पिता से परमिशन भी ले ली। 1934 में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री न्यूक्लियर फिजिक्स से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली। भाभा की पढ़ाई भारत में एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने वाला था। Bhabha's first paper, The Absorption of Cosmic Radiation in 1933, earned him a 3-year Isaac Newton studentship in 1934. He worked alongside Niels Bohr in Copenhagen, in addition to research work at Cambridge. नील बोर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नील बोर साहब हैं। नील बोर साहब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था, मॉडल दिया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इस पोस्टुलेट्स के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल देने की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनको ये मॉडल 1922 में दिया गया था। भाभा published a paper in 1935 performing the first calculation to determine the cross section of electron positron scattering. इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की स्कैटरिंग के क्रॉस सेक्शन का जो उन्होंने कैलकुलेशन दिया था, इस वजह से उनके सम्मान में इस स्कैटरिंग को भाभा स्कैटरिंग कहते हैं। उन्होंने वॉल्टर हिटलर के साथ 1936 में रिसर्च किया था। दे मेड ब्रेक थ्रू इन द कॉस्मिक रेडिएशंस, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्मिक रेडिएशंस के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। तो वो इन्होंने वॉल्टर हिटलर के साथ 1936 में रिसर्च किया था। और जो वॉल्टर हिटलर आप इस समय फ़ोटो में देख रहे हैं, इनको 1965 में नोबेल प्राइज़ मिला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त वो इंडिया लौट आए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में रीडर बन गए। यहाँ के हेड उस समय सीवी रमन थे। सीवी रमन को तो आप जानते ही होंगे। रमन स्कैटरिंग के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और सीवी रमन फर्स्ट एशियन और फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन थे जिन्हें साइंस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। सीवी रमन इस फ़ोटो में तो आप जानते ही होंगे सीवी रमन ये हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 इंडियन साइंटिस्ट दिख रहे होंगे आपके इस फ़ोटो में। ये जहांगीर भाभा हैं, ये आपके सीवी रमन हो गए, मैंने पहले बता दिया था। ये विक्रम साराभाई हैं, यहाँ पीछे अब्दुल कलाम हैं। मैंने जहाँ से इस फ़ोटो को डाउनलोड किया है वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जगदीश चंद्र बोस हैं, लेकिन जगदीश चंद्र बोस यहाँ पे नहीं हो सकते हैं
क्योंकि जिस समय जगदीश चंद्र बोस का डेथ हुआ था उस समय अब्दुल कलाम केवल 5 साल के थे, और जगदीश चंद्र बोस के घुंघरैले बाल हैं जो कि इस फिगर में नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जगदीश चंद्र बोस नहीं है। भाभा अब भारत को एटॉमिक पावर बनाना चाहते थे और वो इस काम में तन मन धन से लग गए थे। इन्होंने कांग्रेस और नेहरू को कन्विंस किया न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। नेहरू बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में इस्टेब्लिश किया और उसके डायरेक्टर बने 1945 में। भाभा 1948 में इंडियाज़ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने। भाभा के डायरेक्शन में ही भारतीय वैज्ञानिकों को एटॉमिक बॉम्ब बनाने का रास्ता मिला। पहली बार 1956 में एटॉमिक रिएक्टेंट ऑपरेट हुआ मुंबई में। वो भारत की पॉवर्टी दूर करने के लिए भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोडक्शन कराना चाहते थे। उन्हें इंडियन कैबिनेट का पोस्ट मिला था पर वो इसे रिजेक्ट कर दिए, किंतु साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री के रूप में वो काम करते रहे। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE परमाणु ऊर्जा विभाग की नींव भारत में रखी। बार्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भाभा को सम्मान दिया गया था उन्हीं के नाम से एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर खोलकर। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन DAE ही है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा के सम्मान में स्टैम्प में उनकी फ़ोटो भी लगाई गई थी। ये 1956 में के स्टैम्प को दिखाया गया है इस पिक्चर में। भाभा ने फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस लीड किया जो कि एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज़ के लिए जेनेवा में 1955 में हो रहा था। उस कॉन्फ्रेंस के वो प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर मैं आपको एक लेजेंडरी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, मतलब ये देखकर तबीयत खुश हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होमी जहांगीर भाभा के साथ एल्बर्ट आइंस्टीन हैं और इनके साथ यहाँ पर युकावा जी हैं जिन्होंने मेसॉन थ्योरी दिया था। इस साइंटिस्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर आपको कोई जानकारी मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। भाभा को कई शौक़ भी थे, जैसे उनको पेंटिंग का बहुत शौक़ था, क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, वो ओपेरा सुना करते थे और उनको बॉटनी में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। भाभा को अनगिनत अवार्ड्स मिले, उसमें से एक 1954 में पद्म भूषण है जो कि आप जानते हैं कि भारत रत्न और भारत पद्म विभूषण के बाद सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, और उन्हें मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से भी नवाजा गया। ये अवार्ड मिलता है अगर आप मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में कुछ अच्छा करते हो सोसाइटी के लिए, इन 3 फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये अवार्ड मिलता है। और ये अवार्ड मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एक भारतीय मैथमेटिशियन रामानुजन को भी दिया गया था। मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा। भाभा कई बार नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेटेड हुए थे। उनका नॉमिनेशन 1951 में, 1953 टू 1956 में कई बार हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पा ना सके, जबकि वो एक डिज़र्व्ड कैंडिडेट थे नोबेल प्राइज़ के।
भाभा की याद में एक बहुत आदम कद का स्टैच्यू बिरला इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम वेस्ट बंगाल में है। भाभा एक जीनियस, इंटेलेक्चुअल और एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने बहुत सारे काम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किए। कई न्यू थ्योरीज़ दी, जिसको लेकर आज का मॉडर्न साइंस हमेशा उनका आभारी रहेगा। और कई देशों को पता चल चुका था कि अगर होमी जहांगीर भाभा भारत में जाकर भारत के लिए न्यूक्लियर पावर पर काम करेंगे तो इससे भारत काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा और कई देशों को इससे जेलस भी होने लगा। और कहा जाता है कि कुछ देशों ने मिलकर षड्यंत्र किया और उनका एयर क्रैश कराकर उनकी हत्या करवा दी गई। जिस समय उनकी हत्या हुई, जो मिस्टीरियस है अभी, वो उस समय 56 एज के थे। काफ़ी छोटी एज में ही वो हमारे बीच से चले गए। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस एनर्जी के साथ और जिस स्पीड के साथ वो काम कर रहे थे, हम उस स्पीड के साथ उनके जाने के बाद नहीं बढ़ सके। जिस न्यूक्लियर पावर पे वो 1956 और 1960s में काम कर रहे थे, अगर उस स्पीड के साथ हम आगे बढ़ रहे होते तो आज हमारा देश बहुत आगे चला जाता। लेकिन अभी भी हमारे पास केवल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के कुछ ही हिस्सों में न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, टोटल 22 हैं। और हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू एनर्जी मिल रही है वो केवल टोटल एनर्जी का 2% है, यानी अभी भी हम थर्मल पावर प्लांट पर ही बेस्ड हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो भी हो, आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम न्यूक्लियर फील्ड में काफ़ी आगे हैं और इसके रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल होमी जहांगीर भाभा हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ हद तक उनकी बायोग्राफी पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई जानकारी हो तो आप इसमें ऐड कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं ऐड कर दूंगा। मुझे खुशी है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर ही मिला होगा, कुछ तो आप मोटिवेट हुए ही होंगे। मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा इंडियन फिजिसिस्ट के ऊपर, इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर, वर्ल्ड फिजिसिस्ट के ऊपर, जिन्होंने मानव को, ह्यूमंस को बहुत बड़ी उपलब्धियां दी हैं और जिसके वजह से हम कृतज्ञ रहेंगे उन फिजिसिस्ट के। धन्यवाद।